सो बेसिकली आज हम लोगों ने पेपर डिस्कस करना है मई जून 2025 का पेपर 1-2। अब ये वो वाला वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान वाले रीजन में हुआ था कंडक्ट। अच्छा, ये जब बच्चों ने पेपर दिया था, मुझे जनरली बच्चों का फीडबैक यही था कि सर ये पेपर हमारा इतना मुश्किल नहीं आया था। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बच्चों ने कुछ सवालात पूछे थे, उस वक्त मैंने उनके साथ एड्रेस नहीं करा था। आज मैं आप लोगों के साथ एड्रेस करूंगा कि इसके किस किस क्वेश्चन में बच्चों ने मुझसे कन्फ्यूजन और सवालात का इजहार करा था। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? यहाँ पे आपको बेटा दो एक ग्राफ दे दिया है। एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है। द डायग्राम शोज द ग्राफ विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है जी। Describe fully a sequence of true transformation which transform the graph of y is equal to f of x to the graph of y is equal to g of x, making clear the order in which the transformation should be applied। अच्छा, एक काम करते हैं। देखो, हम ऐसे उसमें पहले तो डायग्राम को एनालाइज करते हैं। डायग्राम को जब मैंने एनालाइज करा, भाई इसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं हुई है, विच मीन्स कि कहीं पे भी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं हुई है। देखो, अगर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होती, इसको हमने असल में ये बनाना है ना, अगर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हुई होती तो ये कुछ इस तरह से बनता। ऐसा नहीं हुआ होगा, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं हुई है। फिर बच्चे कहते हैं कि भाई साइज साइज में देखो फर्क आया है। मैं किस तरह से कह रहा हूँ साइज में फर्क आया है? साइज में देखो फर्क आता है स्ट्रेच से, ट्रांसलेशन वगैरह से नहीं आता है। अब साइज में मैं फर्क की बात कैसे कर रहा हूँ, जरा इस चीज को आप समझें। देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट मूव हो रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो मैं 2 यूनिट मूव हुआ हूँ। सिमिलरली मैंने देखा जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा था तो 3 यूनिट मूव हुआ, लेकिन अब अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो 6 यूनिट मूव हुआ हूँ, विच मीन्स साइज मेरा डबल हुआ है। विच मीन्स कि जब भी ये स्ट्रेच हुआ होगा वर्टिकली ही हुआ होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो ये भी 2 यूनिट की लाइन है, ये भी 2 यूनिट की लाइन है, ये भी लाइन 3 यूनिट की है, ये भी लाइन 3 यूनिट की है। तो हॉरिजॉन्टल तो स्ट्रेच नहीं हुआ है, वर्टिकल स्ट्रेच हुआ है। और हमें इतना पता चल गया डबल हुआ है साइज, विच मीन्स कि स्केल फैक्टर होगा 2। अब हमें इतना समझ आ रहा है कि भाई स्ट्रेच हुआ है विद स्केल फैक्टर ऑफ 2, लेकिन कैसे? अब कुछ ना कुछ करा होगा कि भाई अगर खाली स्ट्रेच होता तो ये कहानी नहीं बनती। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सिस पे स्ट्रेच कर रहा होता, क्योंकि देखो या तो वर्टिकल स्ट्रेच होता है या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्ट्रेच होगा तो ये इनवेरिएंट लाइन है। यहाँ से हम डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है -2। अब भाई मसला ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेच नहीं हुआ, उससे पहले कुछ और हुआ है। अब हमें अगर इस चीज़ को एनालाइज करना है कि पहले स्ट्रेच हुआ है या क्या हुआ है, तो हमें कुछ चीज़ों को पहले समझना होगा। देखो, डबल स्केल फैक्टर है ये तो हम समझ आ गए कि वर्टिकल स्ट्रेच स्केल फैक्टर 2 है। ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। ये चीज़ हमें कैसे क्लियर हुई? ये लेंथ का साइज 1 से 2 हुआ, ये वर्टिकल लेंथ का साइज 3 से 6 हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि भाई स्केल फैक्टर तो 2 है। सही है। अब जब आपको पता चल गया स्केल फैक्टर 2 है, तो मुझे एक चीज फौरन से तंग करती है कि भाई अगर ये 2 होता, यहां से हम लोग स्ट्रेच करते हैं ना, तो भाई होना क्या चाहिए था? ये जो 6 है, ये पीक जानी चाहिए थी कहाँ पे? 12 पे। लेकिन ये 12 पे नहीं है, ये तो कहाँ है भाई? -2 पे है। भाई ये जो चीज़ है 5, ये जाना चाहिए था 10 पे, लेकिन ये 10 पे नहीं है, ये किस पे है? -4 पे है। तो मैंने ये देखा कि भाई वर्टिकल स्ट्रेच तो ऊपर जाना चाहिए था, पॉजिटिव है। नेगेटिव मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेटा अगर मैं नेगेटिव करता तो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन नहीं हुई है। पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था। रिफ्लेक्शन बोलता तो साइज ही चेंज होता, यानी कि साइज फिर यूं होता। अब मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि भाई ये अगर 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करूं तो 12 आना चाहिए। ये एक चीज, इसकी पीक आनी चाहिए थी 12 पे। 12 के बजाय कहाँ पे है? -2 पे है। 14 यूनिट्स का वर्टिकल डिफरेंस है। सुनो, ये है 5, इसका डिस्टेंस यहां से 5 है ना, 5 है, इंटू 2 करें तो आता है 10।
ये जाना चाहिए था कहाँ पे, 10 पे, लेकिन ये कहाँ पे है, -4। ये भी 14 यूनिट नीचे है। अच्छा ये जो है 3 है, डिस्टेंस 3 है, 3 × 2 करूं तो ये आता है 6। यानी कि वाली लाइन यूं बननी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन अभी कैसे बनी हुई है, -8 पे बनी हुई है। 6 के बजाय -8 कितना नीचे है भाई, -14। तो मैं यहाँ पे समझ गया कि भाई यहाँ पे पहले करा है हमने वर्टिकल स्ट्रेच विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 2, और फिर हमने वर्टिकली ट्रांसलेट करा है 14 यूनिट्स डाउनवर्ड। अब मैं इसको लिखूंगा किस तरह से, द ग्राफ ऑफ f of x is stretched with a scale, stretched vertically लिख देते हैं भाई, stretched vertically parallel to y axis। vertical stretch होता ही क्या है बेटा, stretch parallel to y axis with a scale factor of 2 with x axis as the invariant line, invariant line, followed by a vertical translation of 14 units downwards, that is ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख दें आप, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 0 and -14। बस इतना आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। हाँ भाई, ये देख के एनालाइज करना होगा, ये आप ऐसी हवाओं में नहीं कर सकते। ये एक वो सवाल था, जब मैं ये बच्चे जब पेपर दे के आए थे उन्होंने कहा था सर हम एनालाइज नहीं कर पाए थे एकदम से। तो मैंने आप लोगों को इसीलिए इस सवाल को समझाते हुए इतनी सारी एग्जाम्पल्स इसलिए दी, बार बार अलग अलग पॉइंट्स, ताकि आप लोग समझ पाओ कि पेपर में कैसे करना है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन विद इक्वेशन दिस। लाइन की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है। भाई मैंने लाइन की इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना लिया, ये क्या बन जाता है, y = -2x -4। अब मैंने यहाँ पे कर्व की इक्वेशन में डाल दिया। अच्छा अब यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करा तो -2x -4 +5 होल स्क्वायर। अब बेटा मैंने अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या बन जाएगा, -4x² -8x +5। ये तो बेटा प्रॉपर ओपन होगा, 4x² +2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16x +16 = 24। Later on -4x² -8x +5 × 4 = 20x²। 5 × 16 80x +80 -24 = 0। ये बन रही है 16x² +72x, फिर 80 -24 56 = 0। आपने क्या करना है भाई, -b ±√b² -4ac अपॉन 2a, 2 × 16। तो बेटा आपके पास x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, आपने वही डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर में ही पॉलिनॉमियल सॉल्व करना है। 16 है x² का कोफिशिएंट, फिर है 72 x का कोफिशिएंट, फिर है बेटा 56 कांस्टेंट। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आई -1 और एक x की वैल्यू आ गई -7/2। बेटा नाउ वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x
वी कैन डेफिनेटली फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। तो यार ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़े आराम से आ गया। वाई इज इक्वल टू -2, -1, -4। ये आ जाएगा -2। तो हमारा एक पॉइंट क्या आ गया भाई? -1, -2। पॉइंट एक आ गया। दूसरा हमारा क्या आएगा? y इज इक्वल टू -2, एक्स की जगह -7/2, -4, जन्नत जन्नत। तो ये क्या आ रहा है बेटा? 7 - 4 विच इज 3। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है बेटा -7/2, -3। अभी देखें ये वाला सवाल एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और कम वर्किंग वाला सवाल आ गया, 4 नंबर है बल्कि, तो मार्क्स भी कम ही है इसके। तो हम लोग अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कह दिया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा बल्कि बता दिया कोफिशिएंट ऑफ x7 इसकी एक्सपेंशन में है 1280। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम देखेंगे यार यहाँ पे x⁻7 कौन से टर्म पे होगी। मैंने ये चीज़ आप लोगों को अपने नोट्स में लेक्चर्स में कई बार समझाई हुई है कि पहले तो इसका फर्स्ट टर्म देखो। फर्स्ट टर्म पे एक्स की पावर क्या है? फर्स्ट टर्म पे एक्स की पावर होगी a⁻n, x² 5। सेकेंड टर्म में क्या होगी? एक्स की पावर a⁻4 मल्टीप्लाइड बाय b⁻1। सो टेक्निकली मेरी पावर्स कैसे चलनी है? 2 5 = 10। फिर उसके बाद अगला टर्म बन रहा है x⁻9। तो हमारी एक पावर कम हुई है। इससे अगले टर्म में हमारी पावर हो जाएगी 8, और इससे अगले टर्म में हो जाएगी पावर 7, क्योंकि पावर का डिफरेंस सेम चलता रहता है। सो टेक्निकली दिस इज आवर फोर्थ टर्म। अब देखो इफ आई नीड टू एनालाइज द फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म होगा क्या? सी का सब्सक्रिप्ट एक कम, 5c3 px²। यानी कि बेटा आपको फिर ये होता है ना कि पावर कम हो रही है, तो ये हो जाएगी क्या बेटा आपके पास? 5 - 3, और फिर 4/px की पावर 3। सही है, क्योंकि बायनॉमियल का हमारा फॉर्मूला यही है। और इन्होंने इसको कह दिया ये किसके बराबर है? 1280 x⁻7। बेटा 5c3 = 10। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हो गया p² x⁻4, और ये हो जाएगा बेटा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब जो कि 64 होता है, p³ x⁻3, 1280 x7। तो अब जब हमारी ये बात हो गई, 4 का क्यूब, मैंने बिल्कुल सही लिखा है 64। तो अब ये क्या बन रहा है? p² p³। अब ये तो हमारे पास खाली p बचा है यहाँ पे। ये हमारे पास आ रहा है 640/p(x⁻7) इज इक्वल टू 1280 x⁻7। बेटा x⁻7 कैंसिल। p विल बी इक्वल टू व्हाट? 640/1280। अब अगर मैं कह दूं 640/1280, दैट इज 1/2। तो आपने सीधा सीधा लिख दिया p इज इक्वल टू 1/2। एंड इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को एज सच कोई मसला नहीं होगा। अब ये इसका और कोई पार्ट भी नहीं है, 4 नंबर ये भी आसान से मिल गया। तो आपने देखे पहला क्वेश्चन अगर थोड़ा एनालाइज करने का था, तो बाकी दोनों सिंपल से क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या हो रहा है? आपसे यहाँ पे मैंने कह दिया अ पॉइंट पी इज मूविंग अलोंग द कर्व विद इक्वेशन। कर्व की बेटा आपको इक्वेशन दे दिया है in such a way that the x coordinate of p is increasing at a constant rate of 5 units per second, which means कि बेटा आपके पास dx/dt is basically equal to 5। इंक्रीज है तो पॉजिटिव ही लिखा आपने। फाइंड द रेट एट विच y coordinate of p is changing when x is equal to 9। यानी कि आपसे y coordinate का रेट मांगा है, dy/dt मांगा है। अच्छा जब x 9 है,
पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं तो ग्रेडियंट निकाल लूंगा जब वाई 9 है, एक्स 9 है सॉरी। तो मैंने क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, एक्स की पावर 3/2 -12x। तो मेरा बच्चा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 3/2 ए एक्स की पावर हाफ -12। अब बेटा आपने फौरन से क्या कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 ए, एक्स की जगह आपने लिखा बेटा 9, हाफ -12। अच्छा जी, आपके पास ये बन जाता है, रूट ऑफ 9 इज 3, 3 3 9, ये आ रहा है 9/2a -12। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और तमीज से लिख देता हूँ। ये बन जाएगा क्या, 9a -24/2, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। देखिए बेटा, जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, आपके पास डी एक्स बाई डी टी है, यू जस्ट नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी टी, विच मीन्स कि आपको चेन रूल अप्लाई करना है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई लिखा, मल्टीप्लाई का साइन देके यहाँ पे डी टी लिख दिया। एक चीज यूज नहीं हुई, दैट इज डी एक्स। यहाँ पे भी डी एक्स लिख दिया और यहाँ पे भी डी एक्स लिख दिया। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या है, 9a -24/2, और डी एक्स बाई डी टी क्या है आपके पास बेटा, 5। अब जब ये चीज आ गई तो आप लोग फौरन से क्या कह देंगे कि भाई देखो, डी वाई बाई डी टी, हाँ सही है, डी वाई बाई डी टी जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 5 9 ज़ा 45a -5 × 24, 120/2। बेटा डी वाई बाई डी टी आ गया इन द फॉर्म ऑफ ए। सही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, given that the curve has a minimum point when x is equal to 1/4, find the value of a। इन्होंने कह दिया मिनिमम पॉइंट है जब x की वैल्यू 1/4 है। तो भाई जब मिनिमम पॉइंट होता है उस वक्त ग्रेडियंट क्या होता है, 0। एट मिनिमम पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स का हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 3/2, 3/2 a रूट एक्स -12। तो बेटा ये बन जाता है 3/2 a रूट एक्स इज इक्वल टू 12। अब बेटा ये दोनों तो 3 4 ज़ा, a रूट एक्स इज इक्वल टू 8। बेटा एक्स कोऑर्डिनेट इन्होंने बता दिया 1/4 है, 1/4 इज इक्वल टू 8। अब आपने फौरन से क्या बात कह दी कि भाई रूट ऑफ 1/4 इज 1/2 इज इक्वल टू 8। तो बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधी सीधी 16, और इसमें कोई मसला नहीं होगा। इसका अच्छा अगला पार्ट है ही नहीं, बस यहाँ पे बेटा इसी के ये दो आंसर आ गए। और आपने देखा ये वाला क्वेश्चन भी रिलेटिवली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं, तो वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 4 cos 2x + 3, डोमेन दे दी है 0 से 2π। देखो बेटा ये 4 है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, तो यानी कि वही कॉस अपना नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा, मैक्सिमम से स्टार्ट हो गया 0, फिर 0 से मिनिमम। ठीक है, ये जो 2x है, ये 2 इंडिकेट कर रहा है दैट देयर आर 2 साइकिल्स इन 2π रेडियन, दो पूरी पूरी साइकिल्स हैं। +3 क्या है आपका, वाई शिफ्ट है, यानी कि वर्टिकली आपका एक्स एक्सिस कितने यूनिट शिफ्ट हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट भी 3 यूनिट ऊपर जाएगा, मिनिमम पॉइंट भी 3 यूनिट ऊपर जाएगा, ये +3 ये बता रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, स्टेट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। मैंने इसका आप लोगों को बड़ा आसान सा तरीका बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, कि आप लोगों ने cos 2x की जगह उसकी अपनी जनरल वैल्यूज 1 0 -1 लिखनी है। तो मैंने क्या हरकत करी, y इज इक्वल टू 4, पूरे cos 2x 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 डाल दिया पूरे cos 2x में, तो ये आ गया 7। फिर ये 0 पे जाता है, तो फिर आपके पास एक्सिस कहाँ पे बन रही है, 3 पे। फिर ये अपनी मिनिमम पॉइंट पे जाता है विच इज -1, तो ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट क्या आ गया,
-1। तो बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई इज 7, लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू -1। ये आपने इसका आंसर लिख दिया, 2 नंबर मिल गए भाई, रेंज आ गई ना पूरी पूरी। अब इन्होंने स्केच करने को कह दिया। अच्छा मजे की बात, 2 पाई है ना, तो पूरी 2 साइकिल्स आपने दिखानी है। अब इशू कुछ इस तरह का है कि हमारे पास 7 है मैक्सिमम, अब हमें 7 तक भी शो करना है। चलो, अब स्केच है बेटा, आपका परफेक्ट स्केच अगर नहीं भी होता कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो आपका स्केच गंदा हो सकता है, लेकिन आपकी जो वैल्यूज है ना, दे शुड बी विजिबल। अब यानी कि 0 एक्सिस 3 पे बन रहा है, तो आपने क्या करा, 3 पे एक अदद हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। सही है, 3 पे आपकी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई विच विल बी एक्टिंग एज एक्स एक्सिस। अच्छा, हमें इतना पता है कि बेटा यहाँ पे 2x लिखा है ना कॉस के साथ, विच मीन्स कि 2 साइकिल होंगी इन 2 पाई रेडियन, विच मीन्स पाई में एक साइकिल होगी। सही है, अब बेटा ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी एक्सिस के लिए। सही है, आप तो स्केल रख के डॉटेड बना लोगे ना आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे जरा इसको देखें। 7 से स्टार्ट होगा। सही है, और बेटा इसकी पूरी साइकिल खत्म होनी है पाई पे। पाई पे यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे पूरी एक साइकिल खत्म होनी चाहिए। सही है भाई, अब अगर मैंने यहाँ पे पूरी इसकी एक साइकिल खत्म करनी है, तो भाई अगर पाई पे पूरी एक साइकिल इसकी खत्म हो रही है, तो बेटा पाई/2 पे आधी साइकिल खत्म होगी, और आधी साइकिल पे इसकी वैल्यू मिनिमम है -1। और ये है बेटा हमारा पाई/4, और ये है 3 पाई/4। यहाँ पे पहला क्वार्टर बनेगा। सही है बेटा, तो अब हमारे पास ये जो इसकी पहली साइकिल बननी है, वो कुछ ये आपकी पहली पूरी साइकिल बन गई। पहली साइकिल बन गई, अब आपने बेटा दूसरी साइकिल को लेके आना है। दूसरी साइकिल भी ऐसी आएगी भाई, ये हो गया, आप में पाई/4 ऐड करें, 5 पाई/4, और ये हो जाएगा 7 पाई/4। ठीक है, ये -1 है। 2 पाई पे वापस से 7 है। अच्छा बेटा, आपने कर्व बनाने हैं स्मूथ। असल में मैं बेटा आईपैड पे बना रहा हूँ, और ये स्मूथ इतने बन नहीं रहे हैं। ये आपका कर्व बन गया। सही है, और आपको बेटा सिंस आपने वैल्यूज बिल्कुल सही लोकेट करके दी हुई हैं, तो आपको जो है ना ये पूरे नंबर दे देंगे। लेकिन आपने यहाँ पे पूरी की पूरी 2 साइकिल्स दिखानी है। पूरी की पूरी 2 साइकिल्स में क्यों दिखाने को कह रहा हूँ, क्योंकि 0 से 2 पाई की डोमेन दी है। ऐसी गलती मत करिएगा कि सिर्फ एक साइकिल बनाए, क्योंकि यहाँ पे पूरी डोमेन तक आपने बना के दिखाना है। फिर hence determine the number of solutions for this equation, 4 cos 2x plus 3 is equal to this 2x minus 1। अब यार ये तो हमने ग्राफ बना लिया, एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x-1। तो आप पहले देखोगे यार y इज इक्वल टू 2x-1 की लाइन कैसे बनती है। y इज इक्वल टू 2x-1 की लाइन इस तरह से बनेगी कि भाई यहाँ पे आपने कह दिया एट x इज इक्वल टू 0, y क्या आ गया -1। तो एक ऐसी लाइन जिसका y है -1। फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, x की जगह पाई/2 ले लेते हैं। सही है, 2 इंटू पाई/2,
-1। तो ये आ रहा है बेटा पाई-1, पाई-1 2 पॉइंट, अल्लाह भला करे, 14 होगा। तो हमारे पास भाई 2.14, पाई-1 2.14 पाई/2 पे है, यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे आपने बेटा एक वो एक होता है ना, एस्टिमेटेड चीज बनेगी। तो अब ये चीज जब आपके 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ एनी लाइन। आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब आप ये देखो ये कितने पॉइंट्स पे जाके मीट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। सो इन्होंने मांगा भी क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप यहाँ पे कह देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 3। बस खत्म हो गई बात, कोई इसमें मसले की बात है ही नहीं। अब चलते हैं हम लोग, अब अगला सवाल पे हमें जाना होगा। अगला सवाल हमारा बेसिक है, वो भी एरिया से रिलेटेड है। इस सवाल में मुझे नहीं लगता और कोई ऐसी चीज होगी कि बच्चों को तंग करे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं अब हम लोग। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक शेडेड एरिया दे दिया है। क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। हमें एक कर्व की इक्वेशन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है। अच्छा जी, और बता दिए लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, जिसका वाई कोऑर्डिनेट है 3। अरे भाई अगर पी का वाई कोऑर्डिनेट है 3 तो मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैंने कह दिया भाई y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x है। y की जगह बेटा मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। बेटा x आ जाएगा यहाँ पे 1। अब मुझे इतना पता है कि ये x कोऑर्डिनेट आ गया है 1। अब हमने तो भाई शेडेड एरिया निकालना था। अब मैं फ़ौरन से एक बात कह दूंगा कि भाई ये भी 0.1 है, लेकिन इसकी हाइट क्या है 3। सो बेसिकली ये एक ट्राइंगल है जिसकी ये 0.1 है, बी वाला पॉइंट नहीं है, बेस पूरी नहीं है। तो इफ़ आई नीड टू फाइंड द बेस, मैं देखूँगा ये वाली लाइन जाके ये लाइन इंटरसेक्ट करिए एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो मैंने क्या कह दिया भाई 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। तो बेटा 3x इज इक्वल टू 6, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 2। अब मेरे पास अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ गया है तो ये पूरी बेस 1 यूनिट हो गई है। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ पी क्यू और आर। अब मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी हाफ, बेस है 1, हाइट है 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है 3/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। अब ये तो आंसर नहीं है वैसे, लेकिन ट्राइंगल हमने एक जगह पे कर लिया। अब मुझे चाहिए ये एरिया। भाई मैं इतना काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँ, 1 0 की लिमिट लगा दूँ, तो भाई ये एरिया आ जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा तो ओवरऑल शेडेड एरिया आ गया। तो मैंने कह दिया एरिया enclosed by curve and x-axis। अगर मुझे ये एरिया चाहिए, ये बराबर होगा किसके 1 0 y डॉट डी एक्स। बेटा आपने यहाँ पे 1 लिखा 0 लिखा। कर्व की इक्वेशन है 9/5x + 4 रेज़ टू पावर हाफ डॉट डी एक्स। बेटा इसको हम थोड़ा इज्जत से लिखेंगे 1 0 9 मल्टीप्लाइड बाई 5x + 4 रेज़ टू पावर माइनस हाफ डॉट डी एक्स। पावर ऊपर लेके गए तो नेगेटिव हो गई। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले बेटा कांस्टेंट बाहर फेंक देता हूँ मैं 9। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो 5x + 4 माइनस हाफ प्लस 1 पॉजिटिव हाफ हो जाता है, तो डिवाइड कर दिया न्यू पावर से। मज़ीद आप ब्रैकेट के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं 5 और लिमिट्स हैं 1 और 0। 9 लिखा और मैं इसको थोड़ी इज्जत से लिखूँ अगर, तो हो जाएगा 2/5 5x + 4 माइनस 2/5
5 0 प्लस 4 रेज़ टू पावर हाफ, इन दोनों पे पावर हाफ है। मैंने लिमिट्स भी अप्लाई कर दी भाई इंटीग्रेट करके। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9, 5 प्लस 4 9, 9 का रूट 3, 2 3 ज़ा 6, 6 बाय 5 माइनस 5 0 0, रूट ऑफ 4 इज 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 बाय 5। फिर ये क्या आ जाएगा 6 बाय 5 माइनस 4 बाय 5 इंटू 9, तो ये हमारे पास आ रहा है 18 बाय 5। सही है, ये हमारे पास एरिया आ गया इनक्लोज बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो अगर मैं शेडेड एरिया की बात करूं तो उसमें क्या आएगा एरिया इनक्लोज बाय कर्व प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो बेटा ये आ रहा है 18 बाय 5 प्लस 3 बाय 2 विच इज 51 बाय 10, और बेटा ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में 3 सेगमेंट में लिखें। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को लाजमी बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसे इंटीग्रेशन वाले सवाल आता है ना और लिमिट्स भी हों, देखो पेपर में वैसे ही टाइम हमारे पास होता है थोड़ा सा शॉर्ट। एक काम कर लिया करो, अगर सही से ब्रैकेट का ख्याल कर सकते हो तो कैलकुलेटर में इक्वेशन प्रॉपरली इंटीग्रेट करके दिखा दिया करो। उससे होता पता है क्या है, आप अपने लिए एक आंसर वेरीफाई कर लेते हो। अब अगर फ़र्ज़ करो मैं इसको कैलकुलेटर में देखूँ तो हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे कि हमारी इक्वेशन थी 9 अपॉन रूट में था ना सब कुछ, रूट ऑफ 5x प्लस 4, ये लिखा। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज कर दिए, सही है, ये ब्रैकेट क्लोज करे और लिमिट्स लगा दी 1 एंड 0। अब इससे होगा क्या, 18 बाय 5 है, आपका भी यहाँ पे क्या आया था 18 बाय 5, तो आपको एक श्योरिटी मिल जाती है हाँ भाई जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही करी है, और इसमें इतना कोई टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सही है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो इस क्वेश्चन में आपके पास पहले पार्ट में दे दिया है कि एक आइडेंटिटी है, अच्छा 3 नंबर की है। अच्छा, मेरी पर्सनली एक आदत थी, जब मैं एज अ स्टूडेंट जब पेपर दे रहा था तो मैं आइडेंटिटीज़ पे थोड़ा सा गुड था, तो मैं पहले आइडेंटिटीज़ करता था। लेकिन अगर आप सीक्वेंस पे चल लो, सीक्वेंस पे चलाते रहो। लेकिन आजकल के बच्चों में मैं एक चीज़ ये नोटिस करता हूँ कि बच्चों से आइडेंटिटीज़ नहीं सॉल्व होती हैं। तो भाई अगर आपसे आइडेंटिटी सॉल्व ना हो, अगले पार्ट में उसी को अगर यूज़ करते हुए इक्वेजन हो, तो आप पहले इक्वेजन सॉल्व कर लेना। अगर प्रूव नहीं हो रही है तो उस पर टाइम ज़ाया मत करना। लेकिन फिर भी हम पहले इस सवाल को देख लेते हैं। ये क्या है आइडेंटिटी, यहाँ पे tan है और यहाँ पे साइन कॉस दोनों है, ठीक है जी। अब अगर हमने प्रूफ करनी है आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं इस साइड को कंसिडर करूँ, इस साइड को कंसिडर करके ये बनाऊँ। दूसरा तरीका ये है इसको कंसिडर करके ये बनाऊँ। मेरी नज़र में लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, कैम्ब्रिज वाले एक और बात मैं आज आपको बता दूं बेटा, कैम्ब्रिज वाले ये भी अलाउ करते हैं आप दोनों साइडों को साइमल्टेनियसली लेके चलो, जबकि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। लेकिन कैम्ब्रिज वाले अलाउ करते हैं आप दोनों साइड्स को साथ साथ लेके चलें और एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करा दें। ये कैम्ब्रिज अलाउ करता है, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं अगर फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करूँ, मैं क्या कहता हूँ कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि tan के अंदर साइन और कॉस दोनों होता है, और जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें साइन और कॉस दोनों है, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। भाई मैं tan थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 7। अच्छा, ये पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है किस चीज़ से, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब अगर मैं इसे देखूं तो बेटा ये बन जाता है साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एलसीएम डिवाइडेड बाय
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटे जब भी हम डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई का डालते हैं, तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुकून से देखते हैं हम। ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और देखो यहाँ पे जो चीज़ है उसमें कॉस स्क्वायर है और साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये तो बड़े आराम से न्यूमरेटर तो हमारा बन ही गया। क्या बन गया? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। इशू इज विद द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में खाली कॉस है, तो अगर डिनोमिनेटर में खाली कॉस है तो मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सो बेटा लेटर ऑन दिस बिकम्स व्हाट? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपने प्रूफ करना था, आराम से प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब 3 नंबर भी दे दिए। इसके बाद अगला पार्ट क्या है? हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन इन दिस। अच्छा अब देखो बात क्या हो रही है। ये पूरी चीज़ में साइन कॉस है, यहाँ पे tan है, तो भाई एक ही इक्वेशन में 3 अलग अलग रेशियोज हैं, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हमने पिछले पार्ट में ये किसी का प्रूफ बोला था, खाली tan वाले एक्सप्रेशन का, विच वॉज tan थीटा प्लस 7 tan थीटा प्लस 7 ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये पूरी चीज़ 5 ओवर tan थीटा के बराबर है। तो अब मैं इसको बड़े आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan की फॉर्म में बना सकता हूँ। tan स्क्वायर थीटा प्लस 7 tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 3 ज़ा 15। तो भाई ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan थीटा माइनस 15 इक्वल टू 0। बेहतर वही है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा रहे हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो बात वही है कि मैं पूरा फॉर्मूला तो आपको यूज़ करने के फेवर में हूँ ही नहीं, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करना है। 4 माइनस 7 और माइनस 15 मेन्यू a पॉलिनोमियल डिग्री 2 4 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 15। हमारे पास tan की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आई 3 और एक आई माइनस 5/4, एक आई 3 और एक आई माइनस 5/4। अब पता है बात क्या है, tan साइन और कॉस की तरह नहीं है कि 1 माइनस 1 के बीच में लाई कर रहा हो, तो यहाँ पे तो tan की हम दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। बट द थिंग इज एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों पे अलग अलग बेसिक एंगल निकलेंगे। तो मैं एक बेसिक एंगल को कहता हूँ α1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3, फिर α2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/4। अच्छा मैंने आप लोगों को एक चीज़ लेक्चर में बताई थी कि आप अल्फ़ा निकालते हुए नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हो। अब अगर मैं देखूं हमारे पास जो डोमेन है वो 0 से 180 है, यानी कि सिर्फ पहले 2 कोऑर्डिनेट हम लोग देख रहे हैं। अब पहले 2 कोऑर्डिनेट देख रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाके देख रहे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट आपने पहले तो अपने कैलकुलेटर का मोड करा किसमें? डिग्री में, शिफ्ट मेन्यू करके एंगल यूनिट डिग्री हो गया। अब आपने करा शिफ्ट tan इनवर्स 3, यह आ रहा है 71.6, बेसिक एंगल आया 71.6, और यहाँ पे क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ 5/4, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 5/4, ये आया 51.3। लेकिन एक मसला है यहाँ पे,
देखो बेटा, बात पता है क्या है, ये तो पॉजिटिव है तो इसके पॉजिटिव वाले एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 कॉफ़ी, फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव है तो एक आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का 71.6। फिर बेटा थर्ड का क्या होता है 180 प्लस 71.6, तो ये आ गया आपके पास 251.6। ऑल तो मुझे चाहिए नहीं लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं थीटा देखूँ बेटा 51.3 बेसिक एंगल आया बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आप देखोगे tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, tan इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस अल्फा, तो आपने क्या कर दिया 180 माइनस 51.3, 180 माइनस 51.3, तो ये आया आपके पास 128.7। अच्छा tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो होता है 360 माइनस अल्फा विच इज़ 51.3, तो ये आ रहा है 308.7। लेकिन अब इस सवाल में हमारे पास डोमेन ही क्या थी 0 से 180, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पहले दो यानी कि एक आंसर लिखकर 71.6 और दूसरा लिख दिया 128.7, दैट्स इट। आपने यहाँ पे जाके आंसर छोड़ दिया। अच्छा, फिर बच्चों के कईयों के जहन में आता है कि सर क्या ये निकाल के दिखाने ज़रूरी है? नहीं भाई, ये निकाल के दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप लोगों के पास कभी अगर 360 की रेंज होती तो आप लोग क्या कर लेते, ताकि एक ही बारी में मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा क्या है, वो है इस सर्कल से रिलेटेड। तो अब अगर मैं इस सवाल की तरफ देखूं तो इस सवाल में हो क्या रहा है। अब द डायग्राम शोज अ सर्कल विद इक्वेशन दिस। अच्छा, ये ऑल्टरनेट फॉर्म दिया भाई सर्कल की इक्वेशन की, ठीक है। एंड द लाइन y इज इक्वल टू -2। अच्छा, ये लाइन है y इज इक्वल टू -2, ओके। द लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट A एंड B एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज C। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। देखो बेटा, बहुत आसान है ABC निकालना। पहले मैं A और B निकाल देता हूँ। कैसे भाई, आपने जहाँ जहाँ आया है वहाँ -2 डाल दिया, x² प्लस -2 का स्क्वायर -14x प्लस 8 इंटू -2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास, x² प्लस 4 -14x -16 प्लस 36 इक्वल टू 0, x² माइनस 14x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 - 16 प्लस 36, तो ये आ गया आपके पास +24। फिर वही वाली बात बेटा, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, करता मैं सारा काम कैलकुलेटर से ही हूँ। b² - 4ac अपॉन 2a। तो बेटा x कोऑर्डिनेट दो अलग अलग आएंगे। अब जब मेरे पास दो अलग अलग x कोऑर्डिनेट्स आए तो वो क्या है 1 -14 24, तो ये आ रहा है, एक आ रहा है बेटा 12 और एक आ रहा है 2। जब भाई पॉइंट A पहले है तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हो गए 12, -2। A और B निकल आया। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि भाई C के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल के दो। सही है। अब C क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है और आपके पास ऑल्टरनेट फॉर्म गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्कल की। मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेट फॉर्म के साथ भी खेलना सिखाया था। आप लोग फ़ौरन से क्या कह दोगे कि सर आप इसे लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 36 इक्वल टू 0। भाई ये क्या आएगा, 7 डालूंगा तभी तो -14 है। मैं अगर यहाँ पे -4 डालूंगा तो आएगा +8। तो बेटा आपके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7, -4। अब बेटा आपके पास सीधे सीधे सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने मांगी नहीं है लेकिन मुझे पता है यार ये अक्सर पूछ लेते हैं, रेडियस का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया था
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेंटर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट माइनस सी ये होता है भाई। तो अगर इसका मैं रेडियस देखूं, रेडियस क्या आया 7 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -36। तो रेडियस क्या आ रहा है 49 प्लस 16 -36 √29। अच्छा वैसे तो इन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन मैंने ये ऐसे ही निकाल लिया कि अगर कहीं पे आगे यूज़ हो गया तो 3 नंबर आ गए। फिर इन्होंने क्या कह दिया है, फाइंड द एंगल ए सी बी इन रेडियंस, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ए सी बी मांगा है भाई, ए सी बी चाहिए आपको, ए सी बी। चलो यूज़ हो गया ना भाई, देखो ना अब आपको वो चाहिए, ये वाला डिस्टेंस भाई, ये था हमारा 12 कॉमा -2 और ये था हमारा 2 कॉमा -2। तो हमारी ये लेंथ हो गई 10। भाई रेडियस हमें पता है कितना है, √29 है। अब एक तो तरीका बड़ा सीधा सा ये है कि मैं कोसाइन रूल लगा के डायरेक्टली आंसर निकाल लूँ। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको बीच में से तोड़ूँ, ये 5 बोलूँ, ये एंगल निकालूँ, हाइपोटेन्यूज है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो ये पूरा एंगल आ गया। दोनों से हो सकता है, मैं लेकिन बेटा कोसाइन रूल में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। सही है, तो मैं क्या करूँगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू √29 स्क्वायर प्लस √29 स्क्वायर -2 इंटू √29 कॉस ए सी बी। अच्छा कैलकुलेटर का मोड आपने रेडियन में रखना है। 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई 100 इज इक्वल टू 29 प्लस 29 दैट इज 58। अच्छा जी, √29 इंटू √29, 29 होता है 29 इंटू 2 58। कॉस ए सी बी। चलो जी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 58 कॉस ए सी बी इज इक्वल टू 100 माइनस 58 या 58 माइनस 100 नेगेटिव में आएगा तभी तो हाइपोट वो है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल है -42। अच्छा जी, ए सी बी कॉस इनवर्स ऑफ -42 ओवर 58 ए सी बी। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ, मैं नेगेटिव साइन नहीं लिखूँगा, मैं करूँगा क्या, पहले तो मैंने अपने कैलकुलेटर का मोड करा रेडियन में, शिफ्ट एंगल यूनिट कर दिया मैंने रेडियन में, ठीक है। मैं निकालूंगा शिफ्ट कॉस इनवर्स 42/58 42/58। ये आ गया मेरा बेसिक एंगल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। लेकिन यहाँ पे तो एंगल ऑब्ट्यूज है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा है तो सेकंड होता है पाई माइनस अल्फा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट पाई माइनस आंसर, तो आ रहा है 2.381। 2.381 मैं लिख सकता हूँ, इन्होंने 3 सिग्निफिकेंट में मांगा है तो आपने सीधा सीधा लिख दिया 2.38 रेडियन, दैट्स इट। ACB आ गया। फिर द कॉर्ड AB डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सेगमेंट। भाई ये AB ठीक है, ये कॉर्ड ने, ये कॉर्ड कहलाती है ना बेटा, एक ऐसी लाइन विच टचेस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो उसे कहते हैं कॉर्ड। अगर सेंटर से गुजर जाए तो उसे डायमीटर कहते हैं। अब इन्होंने बेसिकली क्या मांगा, ये पूरा सेगमेंट का एरिया मांग लिया। अब देखो इसमें निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे पास ये एंगल आ गया है 2.38
मैं ये पूरा एंगल निकाल सकता हूँ। ये क्या आएगा, 2 पाई माइनस आंसर 2 पाई माइनस आंसर 3.903 3.903। क्योंकि देखो मैं कैलकुलेशन आगे कर रहा हूँ ना, इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट पे ले लिया है। अब अगर मेरे पास बेटा ये एंगल है, मैं क्या इस पूरे सेक्टर को नहीं निकाल सकता? चेक करें, हाफ आर स्क्वायर थीटा से बिल्कुल निकाल लिया। एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर ए सी बी sector ACB, that will be half r square theta, half r की जगह √29 का स्क्वायर एंड थीटा इज 3.903। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं इंटू 29 डिवाइड बाई 2, ये आया मेरे पास 56.59 यूनिट स्क्वायर। ये मेरे पास भी सेक्टर का है, पूरे सेगमेंट का नहीं आया। अब जब मेरे पास बेटा ये सेक्टर का एरिया आ गया, अब मैं सिर्फ अगर इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं तो पूरे सेगमेंट का एरिया आ रहा है। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ ए बी साइन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी हाफ इंटू √29 इंटू √29, हाफ ए बी साइन सी की जगह 2.38। कैलकुलेटर का मोड अभी भी भाई रेडियन, आपने साइन 2.38 इंटू 29 डिवाइड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है 10.01, 10.01। तो बेटा आपका जो शेडेड एरिया, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट है, वो हो जाएगा 56.59 प्लस 10.01 विच इज ये आ रहा है 66.6। बेटा आपने इसमें जाके इसका एरिया लिख दिया भाई 66.6 यूनिट स्क्वायर। अब देखते हैं भाई इसका और कोई पार्ट है या नहीं। हाँ, इसका और कोई पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, आराम से हो भी गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सही है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या है, इन्होंने द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज सच दैट डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन दे दिया। इट इज गिवन दैट द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट, एक स्टेशनरी पॉइंट भी दे दिया। एक स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेड 0 होता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर dy बाई dx। अरे भाई डबल डेरिवेटिव को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, अगर मैं इंटीग्रेट करूं -24 ओवर एक्स क्यूब डॉट डी एक्स। सही है। ये डी स्क्वायर और ये जन्नत में गए, ये भी जन्नत में गए। वी आर लेफ्ट विद वॉट, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, और बेटा ये तो क्या है, -24 एक्स की पावर -3 डॉट डी एक्स ना। बेटा अगर पावर नेगेटिव में हो तो आप +1 कर, वैसे ही +1 करते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये क्या बन रहा है, -24 -3 + 1 इज -2 डिवाइड बाय -2 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, ये बचा 12। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, 12 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि आपने फौरन से यहाँ पे कह दिया एक पॉइंट गिवन है भाई, स्टेशनरी पॉइंट। सही है। आप कह देंगे एट स्टेशनरी पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 0। स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो मैं यहाँ पे -2 डाल दूंगा बेटा। डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखा, 12 ओवर -2 का स्क्वायर प्लस सी। बेटा 12 ओवर 4 प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा 12 ओवर 4 इज हमारे पास 3, तो सी क्या आ गया हमारा -3 आ गया सी। तो अब आपके बेटा डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन बन रहा है 12 ओवर एक्स स्क्वायर -3, और इसमें बेटा किसी भी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद जब मेरी ये आदत है बेटा आंसर को दिखा दिया करो, आप लोग भी हाईलाइट कर दिया करो। इन्होंने कह दिया फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट। देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोर देन वन स्टेशनरी पॉइंट है। एक और स्टेशनरी पॉइंट अगर निकालना है तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 कर दो। तो आपने क्या हरकत करी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 12 ओवर एक्स स्क्वायर -3, 0। बेटा 12 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3 विच इज 4, एक्स इज इक्वल टू +-2। ये तो था भाई -2, तो अगला क्या होगा +2, सही है ना। अदर स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा +2। चलो अब इन्होंने क्या बात बोली है, एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट। अगर इसकी नेचर चाहिए +2 वाले की, तो आप क्या करोगे, d²y/dx² की एक्सप्रेशन में +2 डाल दो, -24 ओवर एक्स क्यूब यानी कि 2 का क्यूब -24 ओवर 8 विच इज -3। अब बेटा अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में आ जाए, इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम है। एट x इज इक्वल टू +2 टर्निंग पॉइंट इज मैक्सिमम, ये भी आपने लिख दिया। फिर आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। भाई अगर आपको कर्व की इक्वेशन चाहिए तो आपके डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन है 12 ओवर एक्स स्क्वायर -3, और आपके पास एक पॉइंट क्या था -2 और 19, -2, 19। देखो जब डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन हो उससे आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल सकते हो। आप इंटीग्रल ले लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। जैसे इंटीग्रल लिया डी एक्स कट गया, डी और इंटीग्रल कट गया, तो बेटा ये आ गया y इज इक्वल टू -12 ओवर x -3x प्लस सी। क्योंकि देखिए ना बेटा ये था 12x² की पावर -2, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो हो जाता है 12x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, सही है। तो ये हो गया -12 ओवर x, ठीक है। अब ये आ गया y। अब मेरे पास बेटा y कोऑर्डिनेट भी है, x कोऑर्डिनेट भी है, तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, y की जगह 19, x की जगह रखा -2 प्लस सी। कैंसिल कैंसिल, बेटा 19 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस सी। सी क्या आ जाएगा बेटा 19 - 12 विच इज 7। बेटा सी आ गया है। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या बन रही है, -12 ओवर x -3x प्लस 7। अब आपके पास ये बेटा बड़े आराम से इक्वेशन भी आ गई कर्व की। आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9/4 एंड x इज पॉजिटिव। एक्सप्रेस योर आंसर इन दिस फॉर्म। अच्छा जी, अब कोई एक ऐसा पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए जब कर्व का ग्रेडियंट -9/4 है। कर्व का ग्रेडियंट -9/4 हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जब कर्व का ग्रेडियंट -9/4 है तो नॉर्मल का तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 4/9। लेकिन देखो वो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यूज़ होगा,
लेकिन अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, हम कर्व का ग्रेडियंट अगर -9/4 है, ग्रेडियंट का हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 12/x² -3। ग्रेडियंट क्या दे दिया, -9/4 इज इक्वल टू 12/x² -3। तो बेटा आप लोग फ़ौरन से क्या बात कह सकते हो कि भाई 12/x², मैं इसको इसी के नीचे करता हूँ, 12/x² इज इक्वल टू 3 - 9/4। तो ये आ गया 3/4। तो भाई ये क्या बन रहा है, x² इज इक्वल टू 4 × 12/3। सही है। तो बेटा x की वैल्यू आ रही है +-4। बेटा आपके पास अब x के दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। लेकिन मैं पता है क्या करूँगा, मैं इन्होंने क्वेश्चन में कहा है x क्या होना चाहिए भाई, पॉजिटिव। तो आपके काम का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, +4। कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन में आप x की जगह 4 रखो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y -12/4 -3 × 4 +7। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे 4 रखा तो मेरी वैल्यू आई -2, y कोऑर्डिनेट मेरा -2 आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास जो पॉइंट है वो है 4, -2। भाई हमें नॉर्मल चाहिए ना, नॉर्मल का ग्रेडियंट है, नॉर्मल इस पॉइंट पे होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, y -y1 m x -x1। बेटा y -y1 -2, m क्या है 4/9, x -4। बेटा ये हो जाएगा 9y + 9 × 2 = 18, 4x -16। तो बेटा 9y इज इक्वल टू 4x -16 -18, तो यार है -34। अब लेट मी सी किस फॉर्म में इन्होंने मांगा है, इन्होंने इस फॉर्म में मांगा है। चलो जी, अगर इस फॉर्म में मांगा है तो मैं कर देता हूँ, सबको एक ही तरफ रखना है ना, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 4x -9y -34 इक्वल टू 0। दैट्स इट, यही इसका बेटा। यार मैंने कोई गलती करी है बेटा, एक छोटी सी यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई कैलकुलेशन में आता कोई गलती करी होगी। 4/9 है और हमारे 0.4 और -2 ही आ रहा है। मैंने अगर इस पे देखूँ मैं इसका y कोऑर्डिनेट, ये बेटा मेरे से गलती हुई है, ये -2 नहीं आ रहा, ये गलती हो गई मुझसे, ये आ रहा है हमारे पास -8। ये मैंने छोटी सी गलती करी है। y था ना मेरा कर्व, -12/x था, सही है। तो बेटा मैंने अगर इसको ही सब्स्टिट्यूट करा, +7 था ना, -12/4 -3 × 4 +7। क्योंकि बेटा इन्होंने x कहा हुआ है कि x है हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास 12/4 3 है, -3 -12 +7, तो ये -8 था। एक छोटी सी गलती जो थी ना उसने मुझे वो कर दिया, लेकिन खैर है, मुझे ये शुक्र है मैंने हाईलाइट कर लिया पहले ही अपने पास। x की जगह ये हो गया -8, या इससे ही बस गलत हो रहा है ना। अच्छा, अगर कोई ऐसी गलती आप लोग पेपर में करोगे ना, आपका सिर्फ एक नंबर जा रहा होगा, बाकी पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। सो ऐसी चीज़ पे कोई इतना घबराना नहीं है। 9y + 8 × 9 72, 4x -16, 9y इज इक्वल टू 4x
-72 -16 -88। तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है 4x -9y -88 इक्वल टू 0। चलो जी, ये वाली बातें भी हमारी क्लियर हो गई। 4 और -8 था, यहाँ पे भी लिख दिया 4 और -8। प्रॉपर वर्किंग के साथ हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। अब इसका और कोई पार्ट नहीं है, तो 9 थोड़ा सा लेंदी था बट आसान है। अब आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर ये 10 में क्या हो रहा है? द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4k, k² एंड 8k रिस्पेक्टिवली, वे k इज अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, और अगर 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव दिए हुए तो यार कुछ चीज़ें सेम रहती हैं। अगर अरिथमेटिक होगी और 3 टर्म्स दिए हुए हो तो तीनों का भाई डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर ये ज्योमेट्रिक होती तो आप क्या करते, सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड, यानी कि रेशियो सेम होता है। अब यहाँ पे आपके पास बेटा 3 टर्म्स आ गए AP के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई। तो आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस एक और तरीके से निकलता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और डिफरेंस तो सेम ही होना चाहिए। अब अगर इस तरह की बात आ गई तो ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, 2k² माइनस 8 12k इक्वल टू 0। बेटा मैंने अगर 2k कॉमन ले लिया तो ये क्या बन रहा है, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास एक k की वैल्यू 0 आ गई और एक k की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, अब क्वेश्चन में इन्होंने एक बात कह दी था कि k इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो k की आपने वैल्यू 6 रख दी। अच्छा, जब ये इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं अपने टर्म्स भी अब निकाल सकता हूँ भाई। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू 6, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 8 इंटू 6। तो बेटा 4 6 24, 36, 8 6 48। देख लो बेटा, सब में डिफरेंस कितने का है, हमारे पास सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है 12 12 का। सही है, पॉजिटिव 12 इज द डिफरेंस। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मांगा नहीं है, आगे देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। भाई पॉजिटिव डिफरेंस है, हमने क्या कह दिया कि भाई देखो डिफरेंस इज 12, फर्स्ट टर्म इज 4 इंटू 6 विच इज 24। Sum of first 20 terms, S20 is 20 over 2, 2a plus n minus 1 into d। d हमारा आया था 12, तो बेटा ये हो गया 10, 2 into 24 is 48 plus 19 into 12, ये आ जाता है 228। तो बेटा 228 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमारे पास बेटा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ गया 2760। 2760। चलो 3 नंबर ये भी आ गए। तो यार ये तो बड़े ही कोई सिंपल सा पार्ट था, इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। अच्छा, इसका एक और पार्ट भी है, पार्ट बी। द फोर्थ एंड सिक्स टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 36 एंड 6। अच्छा, अब एक बात ज़रा सुने, फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, AR क्यूब, ज्योमेट्रिक है ना, इज इक्वल टू 36, एंड सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या है, AR की पावर 5 दैट इज 6। अब देखो टर्म का साइज कम हुआ है, सो दिस मीन्स दैट दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, कम हो रहा है। अब द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन इज पॉजिटिव। अब अगर रेशियो पॉजिटिव है, देखो कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या होती है, -1 से 1, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि भाई रेशियो इज पॉजिटिव, तो अब आप क्या कहोगे, रेशियो की कंडीशन 0 से 1 हो गई। सही है, इन दिस पर्टिकुलर केस पॉजिटिव होने की ऐसे। अच्छा, अब आगे इन्होंने क्या कहा है भाई, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन
गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म। भाई आपको चाहिए सम टू इन्फिनिटी। अब मैं एक काम कर सकता हूँ बड़े आराम से, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई अगर ए आर क्यूब 36 है और ये ए आर 5 है, बेटा मैं ए आर 5 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। कोई बुरा नहीं मानेगा। ए आर क्यूब की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया 36 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो बेटा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/6, आर विल बी इक्वल टू 1/√6। चलो जी, रेशो आ गया। मुझे इतना पता है प्रोग्रेशन हमारी कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं भाई, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, ए आर क्यूब की जगह 1/√6 का क्यूब इज इक्वल टू 36। तो बेटा हमारे पास ए क्या आ जाएगा, 1/√6 पे हमने करा क्यूब, पे मैंने कर दिया 36 डिवाइड बाय आंसर। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो आ रहा है 529.08। लेकिन मुझे इस फॉर्म में तो चाहिए नहीं, क्योंकि इन्होंने तो देखो बेटा इस तरह से मांगा है, तो ये तो थोड़ा सा मसला है। तो अब मुझे इसको वैसे ही लेके चलना पड़ेगा जैसे हम लोग 36 इंटू √6 के ऊपर पावर 3। तो ए आ जाएगा 36 इंटू बेटा ये आ जाता है 6 की पावर 3/2। 6 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 6 इंटू 6 की पावर हाफ। और बेटा 36 इंटू 6 216। ए आ गया हमारे पास, ए भी आ गया और आर भी आ गया। मुझे चाहिए सम टू इन्फिनिटी। बेटा सम टू इन्फिनिटी होता है ए ओवर 1 माइनस आर। ए की जगह ने लिख दिया 216√6, 1 माइनस 1/√6। चलो जी, ये आ जाएगा 216√6 ओवर √6 माइनस 1/√6। ये क्या आ जाएगा बेटा, 216√6 इंटू √6 डिवाइड बाय √6 माइनस 1। अब जब हम लोग यहाँ तक आ गए तो बेटा √6 इंटू √6 6 होता है, यह आ जाएगा √6 माइनस 1। तो सम टू इन्फिनिटी 216 इंटू 6 1296 सही है, अपॉन √6 माइनस 1। इन्होंने मांगा भी इसी फॉर्म में। चलो भाई परफेक्ट, इस फॉर्म में हमारे पास सीधा सीधा आंसर भी आ गया। क्योंकि देखो मैं वैसे अगर डेसिमल में कर रहा था, मैंने बाद में नोटिस करा कि इन्होंने एग्जैक्ट फॉर्म में मांगा है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और इंडाइसिस का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा इसका और कोई पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये वाला सवाल भी ख़त्म हो गया। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ बेटा ये क्वेश्चन 11 में पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको इस फॉर्म में लिखने को बोला है। इसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है, लेकिन आप बेटा x² + 4x + 2 इज इक्वल टू x² + 2ax + a² + b। बेटा आपने x² को कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं है, x को कंपेयर करा। 4x इज इक्वल टू 2ax, x जन्नत। बेटा a की वैल्यू आ गई 2। फिर आपने कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। बेटा कांस्टेंट यहाँ पे है 2 और यहाँ पे क्या है, a² + b। 2 इज इक्वल टू 2² + b। बेटा b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यार अगर आपने इसको ही एक्सप्रेस करना था तो ये बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर -2। अच्छा, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, -2, -2 पॉजिटिव यू शेप कर्व है। अच्छा, वैसे मांगा नहीं है इन्होंने, ये मैंने अपनी बस हेल्प के लिए लिख लिया है। अब आगे चलें। द फंक्शन f इन जी आर एज फॉलोज। एक फंक्शन f वही है जो ये हमने लिखा है और इसकी डोमेन क्या दे दी है, <-2। याद रखना बेटा f ऑफ x जो है हमारा, मैं अगर चाहूँ
तो ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू, और याद रखना बेटा इसका टर्निंग पॉइंट हमने डिटरमिन करा था माइनस टू कॉमा माइनस टू। क्वेश्चन में डोमेन क्या दे दिए, लेस देन माइनस टू ना। देखो ये एक हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी है कि एक कर्व है, सही है, जिसका टर्निंग पॉइंट क्या है, माइनस टू माइनस टू। अभी क्वेश्चन में आपसे पता है क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपने माइनस टू से पीछे का रीजन बनाना है, सिर्फ ये रीजन बना रहे हैं आप, सही है। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, टर्निंग पॉइंट से पीछे का रीजन बना है तो ये 1 to 1 भी है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इसकी डोमेन इन्होंने क्या दे दी है, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। भाई डोमेन इससे पीछे की है, तो इसकी रेंज क्या है भाई, ग्रेटर देन माइनस टू आ रही है। एफ ऑफ एक्स की जो रेंज आई है वो क्या आई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। अब इन्होंने कह दिया इन्वर्स निकालो, वी नो दिस फॉर अ फैक्ट, ये 1 to 1 है, इन्वर्स निकालना है। अच्छा टर्निंग पॉइंट से जब भी पीछे का रीजन होता है तो हम रूट के साथ नेगेटिव साइन लेते हैं, और इन्वर्स के लिए कभी भी ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं होती है, इन्वर्स के लिए हमेशा ये वाली फॉर्म यूज़ होती है। तो आपने फौरन से क्या कह दिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू, वाई प्लस टू पे रूट प्लस माइनस माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। लेकिन आप जब एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू। टर्निंग पॉइंट से पीछे का रीजन था इसलिए आपने नेगेटिव साइन ले लिया। अच्छा जब भी फंक्शन का इन्वर्स लिखते हैं तो इन्वर्स की डोमेन लिखनी है। भाई इन्वर्स की डोमेन वही होगी जो फंक्शन की रेंज है। फंक्शन की रेंज क्या थी भाई, ग्रेटर देन माइनस टू, तो इन्वर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू। मांगे ना मांगे लिख लिया करो, बेहतर रहेगा आंसर। अब जब ये चीज़ हमारी हो गई, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देखो पहले तो मुझे जी एफ चाहिए, जी एफ फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो जी एफ फंक्शन, अल्लाह ना करे बेटा ऐसी बात भी नहीं करते, जी एफ फंक्शन मैंने पहले इस्तग़फ़ार कर लिया बेटा। अब जी एफ फंक्शन का मतलब क्या है, माइनस एक्स माइनस फोर, माइनस एक्स माइनस फोर। अब एफ की जगह आपने क्या लिख दिया बेटा, ये पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू, और फिर हमारा ये क्या था, माइनस एक्स माइनस फोर। भाई ये आ गया हमारे पास जी एफ एक्स फंक्शन। जी एफ एक्स हमारे पास आ रहा है क्या, माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर, जी एफ एक्स माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू। भाई हमारे पास जी एफ एक्स आ गया। अब इन्होंने पता है क्या कह दिया, इसका इन्वर्स निकालो। भाई अगर मुझे इसका इन्वर्स चाहिए तो मैं क्या कह दूंगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी तो आपने क्या कह दिया, y, मैं बल्कि नहीं y नहीं माइनस टू माइनस वाई कर देता हूँ क्योंकि इसको इधर ले जाता हूँ ना, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर को, तो माइनस टू माइनस वाई इस तरह से लिख दिया। फिर उसके बाद ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस टू माइनस वाई प्लस माइनस माइनस टू। अच्छा लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करने लगा हूँ, ज़रा वो सुनिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पे रूट के साथ लिखना है नेगेटिव साइन। अब बच्चों के जहन में एक सवाल आता है कि यार सर देखें यहाँ पे प्लस माइनस था, आपने यहाँ पे बैठ के नेगेटिव साइन क्यों लिखा, ये चीज़ आप हमें बताएं। देखो फंक्शन जी एफ फॉर्म कब होगा, पहले इसको इज्जत से हम सोचते हैं। देखो ये लोग मांगते नहीं हैं, अगर आप यहाँ पे माइनस ही लिखते एक नंबर ही कटता, लेकिन लॉजिक ज़रा सही से समझो आप। देखो जी एफ का मतलब क्या है, फंक्शन जी एफ तब फॉर्म होगा जब एफ की
रेंज लाई कर रही होगी जी की डोमेन में। एफ की रेंज क्या थी भाई हमारे पास, ग्रेटर देन -2, और जी की डोमेन क्या थी, ग्रेटर देन -2। सही है मेरा बच्चा। अब जब ये कहानी हो गई, अब इन्होंने इसका भी इन्वर्स मांग लिया, तो बेटा बात यह है कि अगर फंक्शन एफ टर्निंग पॉइंट से पीछे बन रहा है तो जो हमारा जी एफ इन्वर्स है वो भी टर्निंग पॉइंट से पीछे की तरफ जा रहा है, और जब भी टर्निंग पॉइंट से पीछे का रीजन होता है तो आप रूट के साथ नेगेटिव साइन देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लाजमी मेंशन करना था। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे जाके ये सब पेपर ही ख़त्म हो गया। मुझे तो लग रहा था ये पेपर में पता नहीं और क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये तो बड़ा ही कोई सिंपल सा पेपर निकला बस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, ये पेपर हो गया हमारा, और इसमें आई एम श्योर के मार्क्स पूरे आ गए होंगे, हमें और कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका PDF भी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर करेंगे, एंड दैट विल बी May-June 2025 पेपर 1-3। टिल देन अल्लाह हाफिज़।